हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। तो जैसा कि पता है कि प्रत्येक दिन साथियों 1 बजे हमारी संस्कृत की क्लास होती है और उसी श्रृंखला में आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 30 प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, किन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है? तो देखिए सवर्ण संज्ञा की अगर हम बात करें, किसकी सवर्ण संज्ञा की अगर कभी भी बात की जाए तो आपको याद रखना है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कहने का मतलब क्या होता है? देखिएगा, कहने का मतलब होता है साथियों समान वर्णों की क्या होती है? समान वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। समान वर्णों की क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे छोटा आ का तो बड़ा, छोटी ई की तो बड़ी ई, छोटा ऊ का तो बड़ा ऊ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ री और ला दो ऐसे वर्ण हैं जिनमें क्या कहता है? री ला वर्णयो मिथा सावर्णम। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब साथियों ये कहता है कि री और ला दो ऐसे वर्ण होते हैं जो झूठे होते हैं। झूठे मतलब हम कहते हैं झूठ होते हैं, यानी गलत होते हैं, और इनकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। ये बात याद रखिएगा। तो कहता है री व आ की, आ और समस्त पद की, री व रा की या समस्त स्वर और व्यंजन की। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। री व ला हो जाना है। क्या हो जाना है? री और ला हो जाना है। री और ला हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है आ किस प्रकार का स्वर होता है? क्या कह रहा है? आ किस प्रकार का स्वर होता है? पश्च स्वर होता है, केंद्रीय स्वर होता है, अर्ध विभ्रत स्वर होता है या अनुनासिक होता है? साथियों अगर हम हिंदी की बात करें, किसकी? हिंदी की बात करें तो हिंदी के अनुसार ये क्या जाता है? अर्ध विभ्रत चला जाता है। क्या जाता है? अर्ध विभ्रत चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें संस्कृत की, साथियों ये जो प्रश्न था वो सीटेट के पेपर में आ चुका है और सीटेट ने जो इसका आंसर माना है, आयोग ने वो क्या माना है? केंद्रीय स्वर माना है। तो वी विकल्प आप राइट करिएगा, वी विकल्प आप राइट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? क्या कहता है? कह रहा है मूल स्वर। क्या कहता है? मूल स्वरों की संख्या पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? संस्कृत वर्णमाला में। किसमें पूछ रहा है? संस्कृत वर्णमाला में। तो याद रखिएगा साथियों संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 5 होते हैं। आ, ई, उ, री, ला। ठीक है, और इन्हीं 5 स्वरों को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? ए चला जाएगा। 5 हो जाना है। क्या हो जाना है? 5 हो जाएगा। अगला कहता है चतुर्दश सूत्र में किस वर्ण को 2 बार आना हुआ है? देखिएगा जो साथियों चतुर्दश सूत्र है, चतुर्दश सूत्र को ही हम क्या कहते हैं? इन्हीं को माहेश्वर सूत्र कहते हैं, इन्हीं को माहेश्वर सूत्र कहते हैं, और साथियों इन्हीं को शिव सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शिव सूत्र कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा इनकी संख्या साथियों 14 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब इन सूत्रों में हा वर्ण है, हा वर्ण है जो 2 बार आया है, यानी कहा जाता है हकार की 2 बार। हकार कितनी बार आया है? 2 बार आया है। पहली बार ये 5वें सूत्र में आया है जिसको क्या कहते हैं? हाय वरट में आया है। और साथियों दूसरी बार अगर हम बात करें तो ये 14वें सूत्र में आया है जिसको हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। इस प्रकार से राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? एक तो आपका हकार होगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। कहता है चतुर्दश सूत्र में किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है? कहता है लकार और हकार की। ठीक है, लकार और हकार की। अब देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न और है, कहता है लकार और हकार की, ककार और हकार की, दकार और लकार की। तो एक बार तो साथियों हाँ आया है। दूसरी बात याद रखिए दूसरा वर्ण कौन सा आया है? ड़ा वर्ण 2 बार आया है। पहली बार किसमें आया है? आ, ई, उड़, इसमें आया है, यानी पहले सूत्र में आया है। ठीक है, और अगर दूसरा पूछा जाए दूसरी बार किसमें आया है? लड़ में आया है, यानी 6वें सूत्र में आया है। ठीक है, तो ड़ा भी 2 बार आया है, लेकिन जो ड़ा वर्ण है ना वह साथियों क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। तो अगर आपसे पूछा जाए किन वर्णों की 2 बार आवृत्ति हुई है तो आप क्या कहोगे? पहला तो ड़कार है और दूसरा हकार है।
शी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, शी विकल्प आपका राइट हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आकार के कितने भेद होते हैं। आकार का मतलब क्या है साथियों, आकार। आकार का मतलब है आवर्ण। किसकी बात कर रहा है, आवर्ण की बात कर रहा है। आवर्ण क्या होता है, आवर्ण साथियों ह्रस्व स्वर होता है। क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है। और ह्रस्व स्वरों को हम कितने तरह से लिख सकते हैं, 18 प्रकार से लिख सकते हैं। जबकि अगर हम दीर्घ की बात करें, किसकी बात करें, दीर्घ की बात करें, तो दीर्घ को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 12 प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोनों चीजें याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर आ है, इसको 18 प्रकार से लिख सकते हैं, जिनमें हमारे क्या क्या आते हैं, आ, ई, उ और री आता है। ठीक है। जबकि साथियों अगर हम बात करें 12 प्रकार से, किसको किसको लिख सकते हैं, ए, ओ, ए, औ, इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा साथियों ला को भी हम 2 ही तरह से लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा विकल्प आपका क्या जाना है, सी चला जाएगा, क्योंकि आ जो आ पूछा गया ना, तो आ को कितनी तरह से लिख सकते हैं, 18 प्रकार से लिखा जा सकता है, 18 प्रकार से लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न कहता है कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं। तो जैसे हमने आपके सामने लिखा कि प्रारंभ के जो माहेश्वर सूत्र होते हैं, माहेश्वर सूत्र जो हैं याद रखिएगा, जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 है। उनमें जो प्रारंभ के 2 हैं, उनमें जो प्रारंभ के 2 हैं वो आपके ह्रस्व हैं, और बाद के 2 यानी 4 है ना, 4 स्वरों के, स्वर के कितने हैं, स्वर के 4 है। तो बाद के जो 2 होते हैं वो है आपके दीर्घ स्वर के हैं। किसके हैं, दीर्घ स्वर के हैं। कहता है कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं। तो ई, उ, री, ला ये तो ह्रस्व होता है, री, ला ये भी ह्रस्व होता है, अंग हा तो है ही नहीं, तो विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपके साथियों दीर्घ स्वर है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं, संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो आ स्वर है, ई स्वर है, री स्वर है, ला स्वर नहीं है। ये वाला ला है ना, ये साथियों क्या है, ये व्यंजन है। ये क्या है, ये व्यंजन है। जबकि अगर ये वाला री होता तो ये स्वर होता। दोनों बात समझिएगा। तो ये वाला पहला वाला ला क्या है, व्यंजन है, दूसरा वाला ली क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, डी चला जाएगा। अगर ला पूछा जाए कि ये बोला कहाँ से जाता है, तो याद रखिए साथियों दंत से बोला जाता है। इसका सूत्र होता है लिर्तुल सानाम दंता। क्या होता है, लिर्तुल सानाम दंता होता है। तो यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा, विकल्प साथियों आपका डी सही चला जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला कहता है निम्नांकित में से कौन प्रत्याहार सबसे अधिक वर्णों को परिगणित करता है। अब देखिएगा अच में कितने होते हैं, 9 होते हैं। यर की बात करें तो हा, या, वा, र, ट, इसको हटा दो, लड़, ठीक है, लड़ इतना हो गया। फिर यमंगड़ नाम, झवंग, घड़दस, जबगड़ दस, खा, पा, छ, ठत, चट, तब, का, पा, यानी दूसरा एक ही हो गया। फिर श, ख, स इतने आ गए। अस की बात करें तो अस में सभी स्वर हो जाएंगे। ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपका यानी हा, या, वा, रट। फिर आपके 5वें वर्ण आएंगे, 4थे वर्ण आएंगे, तीसरा, क्योंकि तीसरा क्या है, जब, गड़, दस, तो इतना आ जाएंगे। जस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 होंगे। अब देखिएगा सबसे ज्यादा वर्ण किसमें है, तो 5, 5, 10, 15, 15, 5 को 20, 25, 25, 26, 27, 28, 29, इसमें कितने हैं, 29 हैं। जबकि इसमें 5, 5, 10, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19 और 9, 19 और 9 कितने होते हैं, 19 + 9, 9, 9, 18 का ढांचे लगा 1, 28 हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, बी चला जाएगा, यर हो जाना है। क्या हो जाना है, यर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आगे देखिएगा, कहता है ओकार का उच्चारण स्थान क्या है। तो जैसे आपसे पूछा गया ओकार, क्या पूछा गया, ओकार पूछा गया। ओकार का मतलब क्या है साथियों, ओ। क्या है, ओ। अब ओ 2 से मिलकर बनता है, आ प्लस उ। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। उ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। अब बताइएगा
तो यहाँ पर जो ओ है वो किससे मिलकर बोला जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर बोला जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। जबकि जो ए आई है वह आपका किससे बोला जाता है, कंठ तालु से बोला जाता है, आ आपके कंठ से बोला जाता है, और साथियों ला आपका दंत से बोला जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प क्या चला जाएगा, डी चला जाए। एक बार स्वर को देख लीजिएगा, स्वर में क्या आता है, आ ई री रा उ, आपको ऐसे सजाना है और बस ऐसे के टी एम डी ओ, सारी चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। सिर्फ क्रम याद रखना, के टी एम डी ओ होता है और इसको कैसे सजाना है, आ ई री ला उ से आपको सजाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है ऊष्म वर्ण नहीं है। तो देखिएगा, जब आपसे ऊष्म वर्ण पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ऊष्म वर्ण पूछा जाए, ऊष्म वर्णों का प्रत्याहार कौन सा होता है, सल प्रत्याहार होता है। कौन सा होता है, सल प्रत्याहार होता है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा साथियों, श ख स र, ये आपका 13वां सूत्र होता है। 14वां कौन सा होता है, हल होता है ना, इसमें अंतिम वर्ण की संज्ञा हो जाएगी, 14वां सूत्र होता है। तो सल पूछ रहा है, यानी सा से लेकर ला तक आपको बताना है कौन सा नहीं होता है। तो शा भी होता है, शा होता है, हा होता है, रा नहीं होता है। रा क्या होता है, रा आपका इति संज्ञक वर्ण है। इति संज्ञक वर्ण किसे कहते हैं साथियों, इनको सिर्फ सूत्र कंप्लीट करने की वजह से लगाया गया था और इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इनको इति संज्ञक वर्ण कहते हैं। जब वर्णों की परिगणना होती है, जब वर्णों को गिना जाता है तो इनको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है स्पर्श व्यंजन नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है। तो कभी भी अगर आपसे स्पर्श की बात करता है, याद रखिएगा साथियों, का से मा तक, कहां तक जाते हैं, का से मा तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं, का से मा तक जाते हैं। तो का हमारा क्या है, का हो जाएगा, पा हो जाएगा, टा हो जाएगा, या नहीं होगा, क्योंकि या क्या है, या आपका अंतःस्थ है। अंतःस्थ वर्णों का प्रयत्न अंतःस्थ वर्णों का अगर प्रत्याहार पूछा जाए तो यड़ होता है। क्या होता है, यड़ होता है, जिसमें या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फटाफट बताना है। कहता है किस वर्ग का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्या कहता है, कह रहा है किस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। दंतोष्ठ का मतलब क्या होता है, दंत प्लस ओष्ठ। क्या होता है, दंत प्लस ओष्ठ होता है। तो साथियों यहाँ पर दांत से क्या बोला जाता है, आप ध्यान से देखिएगा। पहले है आपका पा, पा आपका ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, चा आपका तालु से बोला जाता है, टा ठा मूर्धा से बोला जाता है, वा जो है वा आपका क्या होता है, वा में साथियों ऊपर के दांत होते हैं। क्या होते हैं, ऊपर के दांत होते हैं। और साथियों निचला ओंठ होता है। क्या होता है, निचला ओंठ होता है। कभी आपको शक्तिमान याद है ना, शक्तिमान देखिएगा, शक्तिमान बिल्कुल वाह सही बोलता था, वाह वाह। तो वाह जो होता है उसमें ऊपर के दांत होते हैं, वो निचले ओंठ पे आते हैं और यही आपका क्या कहलाता है, दंतोष्ठ कहलाता है, जिनमें दांत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका वाह आता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाना है, वी विकल्प साथियों आपका राइट चला जाएगा। वी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंतःस्थ वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। क्या कह रहा है यहाँ पर, अंतःस्थ वर्ण। क्या कहता है, अंतःस्थ वर्ण। तो अगर अंतःस्थ वर्ण पूछे जाते हैं, अभी हमने पीछे बताया अंतःस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। इनका प्रत्याहार कौन सा होता है, यण प्रत्याहार होता है। विकल्प आपका क्या जाएगा, बी चला जाएगा। 4 हो जाना है, या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यड़ प्रत्याहार हो जाना है, यड़ प्रत्याहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है माँ कौन सा वर्ण है। अब देखिएगा ध्यान से साथियों, जो माँ है,
माँ कैसा है, पंचम वर्ण है, कैसा है, पंचम वर्ण है। तो ये क्या होगा, नाक से बोला जाता है, अनुनासिक होगा। क्या होगा, अनुनासिक होगा। दूसरा आपको ये भी याद रखना है, का से मातक, का से मातक सूत्र क्या होता है, कादियो माँ, कादियो मतलब का से लेकर माँ वसाना, माँ तक बसने वाले, कादियो माँ वसाना, वसाना, का से लेकर माँ तक बसने वाले जितने भी वर्ण होते हैं क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए अंतःस्थ होगा नहीं, संयुक्त होगा नहीं, संयुक्त में छत्र ज्ञा आता है, ठीक है, उसमें आपका शा खा शा हा हो जाएगा, अंतःस्थ में या रा ला वा जाएगा, विकल्प आपका ए हो जाना है, स्पर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है। क्या पूछ रहा है, संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया संयुक्त व्यंजन कितने संस्कृत में माने गए, तो साथियों संस्कृत में संयुक्त व्यंजन आपके 3 माने गए हैं, पहला छा, दूसरा त्रा और चौथा ज्ञा, ठीक है। खा एकल व्यंजन है, ज्ञा झा, जा एकल व्यंजन है, भा एकल व्यंजन है, ज्ञा हो जाएगा, किससे मिलकर बना है, जा और वहां से मिलकर बना है, विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प साथियों आपका बी चला जाना है। क्या जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाना है साथियों, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है अंतःस्थ वर्ण है। अब भाई अब तो ये हमसे ना पूछवाओ, अंतःस्थ वर्ण, जैसे ही अंतःस्थ की बात आई आपने क्या सोचा, अंतःस्थ पूछे गए 4 वर्ण होते हैं, प्रत्याहार पूछा जाए यण हो जाएगा, वर्ण पूछे जाए तो यारा लावा, ये 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, शाका सा नहीं होगा, अण और आयु नहीं होगा, यावा राला, विसर्ग और अनुनासिक, विसर्ग ये है, अनुनासिक ये है, तो यहाँ पर विकल्प क्या जाना है, सी चला जाएगा, या वा रा और ला हो जाएगा, या वा रा और ला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है छा मिलकर बना होता है, छा। अब सबसे पहले ये जो छा है वह क्या है, आपका संयुक्त वर्ण है। क्या है साथियों, संयुक्त वर्ण है। अगर पूछा जाए किससे मिलकर बना होता है तो याद रखिए का प्लस खा से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, का प्लस खा से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला वर्ण कैसा रहता है, पहला वर्ण साथियों अधूरा रहता है, यानी आधा रहता है। कैसा रहता है, आधा रहता है। अब देखिएगा सबसे पहले कहता है का प्लस खा के योग से, का और छा के योग से, चा और छा के योग से, चा और सा के योग से, तो विकल्प साथियों आपका क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार आया है। तो आप समझ चुके होंगे सूत्रांत किसे कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आई उड़, ये एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या है, री लक, तो यहाँ पर क्या कहता है सूत्र के अंत में, सूत्रांत क्या है, यही वाला वर्ण, ये वर्ण क्या है, सूत्रांत है। तो यहाँ पर पूछ रहा है माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार प्रयोग किया गया है, कौन सा वर्ण 2 बार प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो देखिएगा पहला क्या है, आई उड़, आई उड़ में ड़ा 2 बार आया है, ठीक है। अब यहाँ सॉरी आई उड़ में जैसे ड़ा आया है, तो यहाँ ला चा शा और ड़ा, तो जो ड़ा है, ड़ा कितनी बार आया है, ड़ा साथियों 2 बार आया है। पहली बार तो पहले सूत्र में आया है जिसमें आई उड़ है, और फिर 5वें सूत्र में, 6वें सूत्र में आया है जिसमें क्या कहते हैं, लड़ है। तो ये कैसा है, ये साथियों अंतिम वर्ण है। क्या है, अंतिम वर्ण है। इसी को हम क्या कहते हैं, सूत्रांत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्रांत वर्ण कहते हैं। इसी को हम इति संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इति संज्ञक वर्ण कहते हैं। यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाना है, विकल्प आपका डी चला जाएगा। क्या जाएगा, डी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जल्दी से बताइए। कहता है पीताम्बरम
कर्मधारय का विग्रह है। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइएगा। पीताम्बरम कर्मधारय का विग्रह। अब देखिएगा पीताम्बरम, दो शब्द हैं पीताम्बरम, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्या है, पहला है पीत है और दूसरा क्या है, अंबरम है। पीत का अर्थ क्या है, पीला है। तो देखिएगा अगर यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, बहुब्री होगा। पहले बहुब्री को बता देते हैं। बहुब्री का क्या हो जाएगा, बहुब्री का हो जाएगा साथियों पीतम अंबरम, पीला अंबर है जिसका, यस्य सा, पीला अंबर है जिसका वह, तो इसमें बहुब्री हो जाएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कर्मधारय का क्या हो जाएगा, तो पीतम, पीतम मतलब पीला, पीतम चा तत् अंबरम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीला है जो वस्त्र, क्या हो जाएगा, पीला है जो वस्त्र। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, ए विकल्प साथियों राइट हो जाना है। पीतम चा तत् अंबरम, क्या हो जाएगा, पीतम चा तत् अंबरम, ठीक है। आगे बढ़े, अगला कहता है राजपुत्रा में समास है। क्या कह रहा है, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि राजपुत्रा में कौन सा समास होगा, अव्ययी, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो देखिएगा यहां पर हमने लिखा है राजपुत्र। राज का मतलब क्या हो जाएगा, राज का मतलब हो जाएगा राजा और पुत्रा का मतलब हो जाएगा पुत्र, यानी क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र हो जाएगा। तो इसका अगर संधि विच्छेद कर समास विग्रह करेंगे तो राजा का यानी षष्ठी में ले जाना पड़ेगा, किसको, राजा का रूप षष्ठी एक वचन में राज्ञा होगा, पुत्र का पुत्रा हो जाएगा, राज्ञा पुत्रा हो जाएगा। साथियों अगर पूछा जाए कौन सा समास है तो क्या कहोगे, तत्पुरुष समास है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। क्या है, तो साथियों तत्पुरुष समास है क्योंकि का विभक्ति का लोप हुआ है। तत्पुरुष में अगर पूछा जाए कौन सा है तो हम क्या कहेंगे, षष्ठी तत्पुरुष है। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष है। सबसे पहला अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास में पहला पद या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। द्विगु समास में पहला पद आपका संख्यावाची होगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष से होगा, क्या होगा, विशेषण विशेष से संबंध होगा। तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह लोप हो जाएगा, क्या होगा, विभक्ति का जो चिन्ह है विभक्ति चिन्ह लोप हो जाना है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प आपका डी चला जाएगा, विकल्प आपका डी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है राम शब्द का तृतीय एक वचन रूप होगा। किसका पूछ रहा है, राम का। क्या कहता है, राम का तृतीय एक वचन, क्या पूछ रहा है, राम का तृतीय एक वचन क्या होगा। तो देखिएगा राम के रूप समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर द्विवचन और यहाँ पर बहुवचन, ठीक है। इस तरह से आपको लिखने हैं। हाँ आप देखिएगा ध्यान से कैसे रूप चलेंगे, यहाँ पर रूप चलेंगे रामः, रामौ, रामा रामौ रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया रामेण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा, तृतीय एक वचन का ही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तृतीय एक वचन, तो ये आपका तृतीय है और यहाँ से एक वचन है। विकल्प आपका क्या जाएगा, रामेण चला जाएगा, रामेण, रामभ्याम, रामई। तो अगर आपसे पूछा जाए तृतीय एक वचन रामेण हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, रामभ्याम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामेभ्याम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामई हो जाएगा। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि रामई, रामई में क्या होगा, रामई में तृतीय बहुवचन हो जाना है, ठीक है। रामान में आपका द्वितीय बहुवचन हो जाना है और रामा में आपका प्रथमा एक वचन हो जाना है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, सी चला जाएगा। क्या जाएगा,
सी चला जाना है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का फटाफट आंसर करिएगा। कह रहा है आज्ञार्थक में प्रयोग होता है, किसकी बात कर रहा है? आज्ञा के अर्थ में। किसके अर्थ में? आज्ञा के अर्थ में क्या हो जाएगा? तो पहला है लेट। लेट साथियों भविष्य काल यानी आने वाला समय। लेट यानी भविष्य काल यानी आने वाला समय। दूसरा कहता है लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। लोट लकार मतलब आज्ञार्थक। आज्ञार्थक। लंग लकार साथियों, लंग लकार मतलब भूतकाल। क्या? भूतकाल। ठीक है। ई और लिख लीजिए विधिलिंग। क्या? विधिलिंग। विधिलिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में। किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा, लोट लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाना है। ठीक है, लोट लकार हो जाएगा। अगला, अगला प्रश्न कहता है आबुत्ता का अर्थ क्या होता है? आबुत्ता का अर्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। अब देखिएगा, हम बात करें शाला। शाला को क्या कहा जाता है? शाला को श्याला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्याला बोला जाता है। भाई को क्या कहते हैं? भाई को भात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भात्र कहते हैं। ठीक है, रात कहते हैं, भात्र कहते हैं। बहनोई की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं? भगिनी पति। क्या कहते हैं? भगिनी पति कहते हैं। या साथियों इसी को क्या कहते हैं? आबुत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? आबुत्ता कहते हैं। तो राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा बहनोई। बहनोई मतलब बहन का पति। तो भगिनी पति कहते हैं, इसी को आबुत्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आबुत्ता भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि आबुत्ता, भगिनीपति से तो आप कर ले जाओगे क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो सब कुछ आपके सम्मुख है। लेकिन अगर आबुत्ता आ गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आबुत्ता किसे कहते हैं? बहनोई को कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या होना है? विकल्प साथियों आपका ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गांठ का संस्कृत होगा। अब देखिएगा, जो गांठ होता है ना, आप सबसे पहले इसमें लिखा है गलगंड। गलगंड की बात करें तो गल मतलब गले की, गल मतलब गले की, गले की। अब गंड जो होती है गले की गांठ को क्या कहते हैं? गलगंड कहते हैं। फिर है ग्रंथि। ग्रंथि को क्या कहते हैं? ग्रंथि को साथियों गांठ या गूंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? गांठ या गूंथ कहते हैं। मूका किसे कहते हैं? मूक मतलब होता है गूंगा। मूक मतलब गूंगा होता है। खलवाटा मतलब गंजा होता है, जिसके सर पे बाल नहीं होता है ना, कहते हैं गंजा। क्या? गंजा खुजलाएगा क्या और सहलाएगा क्या? तो गंजा जो होता है ना, गंजा को क्या कहते हैं? खलवाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? खलवाटा कहते हैं। कुछ लोग जो गंजा होता है ना, जिसके बाल नहीं होते, उसको टकला कहते हैं, घोटा कहते हैं। लेकिन जो गंजा होता है यानी जिसके बाल बहुत कम होते हैं, यानी होते ही नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं, उसको गंजा कहते हैं। उसी को साथियों संस्कृत में खलवाटा के नाम से जानते हैं। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प साथियों आपका बी हो जाएगा, ग्रंथि इज द राइट विकल्प। ग्रंथि इज द राइट विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला प्रश्न कहता है तुभ्यम मिष्ठानम न रोचते काव्य में के तुभ्यम में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? देखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? तुभ्यम। तुभ्यम मतलब तुमको, मिष्ठानम मतलब मिठाई, ना रोचते रुचिकर नहीं है, तुमको मिठाई रुचिकर नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है? रोचते। क्या लिखा है? रोचते। रोचते किसको कहते हैं? रोचकर कहते हैं रुचिकर को। क्या कहते हैं? रुचिकर को कहते हैं, इसी को कहते हैं प्री। क्या कहते हैं? प्री कहते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ याद आया? अब कहता है इसमें चतुर्थी है, पंचमी है, तृतीया है, षष्ठी है। तो आप ये कहने लगे कि मैम एक सूत्र है, सूत्र क्या है? रुचि अर्थानाम प्रियमाणा। क्या सूत्र है मेरे साथियों? रुचि अर्थानाम प्रियमाणा। यानी इसमें ये कहा जाता है कि रुचिकर, क्या कहा जाता है? रुचिकर और प्रिय। रुचिकर और प्रिय यानी जो वस्तु आपको अच्छी लगती है या आपको प्रिय होती है, उसके अर्थ में क्या होता है? चतुर्थी हो जाती है। क्या होती है? चतुर्थी हो जाती है।
तो यहाँ भी आप देख रहे हैं क्या लिखा है, रोचते। रोचते मतलब रुचिकर, रोचते मतलब अच्छा लगना या रुचिकर लगना। तो जो तुभ्यम हो जाएगा ना, तुभ्यम में साथियों क्या होगा, तुभ्यम में आपकी चतुर्थी हो जाएगी। ए विकल्प आपका राइट होगा, ए विकल्प आपका सही हो जाना है, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है विचरति शब्द में जुड़ा उपसर्ग और धातु है। अब देखिएगा, यहां पर हमने लिख दिया विचरति, क्या लिखा, विचरति लिखा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आप क्या पूछा, क्या उपसर्ग, तो उपसर्ग हमेशा कहां होता है, आगे होता है। चर आपकी धातु है, आपकी चर है, रा है या रति है। तो देखिएगा यहाँ पर साथियों जो धातु है, धातु क्या है आपकी, चर है। और जो ती है ना, ती आपका क्या है, प्रत्यय है। अगर पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय तो आपका अक्तिन होगा। अक्तिन में क्या जुड़ता है, ती जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, चर से चा हो गया, बचा क्या, बी, क्या बचा, बी बचा। तो याद रखिए वी धन चर धन ती हो जाएगा, यानी साथियों राइट विकल्प क्या जाएगा, ए चला जाएगा। बी उपसर्ग है, चर आपकी धातु है और अक्तिन आपका प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा भी नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमने आपको ये बता दिया है। तो यहाँ पर साथियों जो राइट विकल्प आपका होना है वह क्या हो जाएगा, वह आपका ए हो जाएगा, बी धन चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी धन चर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, कहता है जिह्वा मूली वर्णा अस्ति। जिह्वा मूली, जिह्वा कहते हैं जीभ को, जिह्वा किसे कहते हैं, जीभ को। मूली मतलब मूल भाग से, मूली मतलब मूल भाग से। कहता है जीभ के मूल भाग से, क्या कहता है, जीभ के मूल भाग से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, का और खा, का और खा इन दो वर्णों को क्या माना जाता है, जिह्वा मूली माना जाता है। ये जीभ के मूल भाग से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, डी चला जाएगा, का हो जाना है। क्या हो जाना है, का हो जाएगा, का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वे पुस्तक पढ़ते हैं का अनुवाद होगा। कहते हैं वे पुस्तक पढ़ते हैं का अनुवाद क्या होगा। तो साथियों देखिएगा, सा का अर्थ क्या होता है, वह होता है। तऊ का अर्थ क्या होता है, वह दोनों होता है, वह दोनों होता है। और अगर हम ते की बात करें, ते का अर्थ क्या होता है, वे सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं वे, तो वे सब में ते आएगा, क्या आएगा, ते आएगा। अब पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकम हो जाएगा। ठीक, ये प्रथम पुरुष की बात कर रहा है। अब साथियों अगर हमें विभक्ति, अगर हमें धातु लगानी है तो यहाँ की नहीं, यहाँ की नहीं, इसकी लगानी होगी। यानी इसमें क्या आता है, ती आता है, इसका ता आता है और इसका क्या आता है, अंति आता है। अगर हम पढ़ना की बात करें, किसकी, पढ़ना की बात करें, तो पढ़ना को क्या कहते हैं, पठ कहते हैं। क्या कहते हैं, पठ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पठती हो जाएगा। अगर सा आता तो पठती होता, अगर साथियों तऊ आता तो पठता होता, लेकिन आया क्या, ते आया तो क्या हो जाएगा, पठंती हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट विकल्प क्या हो जाएगा, बी चला जाएगा, ते पुस्तकम पठंती। क्या होगा, ते पुस्तकम पठंती हो जाएगा, ते पुस्तकम पठंती हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है भौरा का पर्यायवाची। सबसे पहले है मानव, मानव किसका है, मनुष्य का है, मानव किसका है, मनुष्य का है। मधुप किसका है, मधुप साथियों भौरा का है, किसका है, भौरा का है। धात्री किसका है, धात्री तो माँ है, माँ को जननी, जाया, धात्री, जन्मदात्री, जीवनदायिनी सब कहा जाता है। विप्रा किसे कहते हैं, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। क्या कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं, यानी वो ब्राह्मण जो है ना, जो पंडित होता है, पंडित वाला ब्राह्मण जो है उसको साथियों विप्र कहते हैं। यहाँ पर पूछा क्या गया, भौरा, भौरा को मधुप कहते हैं, चंचरीक कहते हैं, क्या कहते हैं, चंचरीक कहते हैं। सलभ, सलभ कीड़े को भी कहते हैं और इसको भी कहते हैं। ठीक है, मिलिंद कहते हैं, क्या कहते हैं, मिलिंद कहते हैं। भ्रमर कहते हैं, क्या कहते हैं, मिलिंद कहते हैं, भ्रमर कहते हैं। भ्रंग कहते हैं, भ्रंग कहते हैं, भ्रमर कहते हैं, है ना। तो ये साथियों सब क्या है, ये भौरे को कहते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका राइट होने वाला है वह बी है। जो विकल्प आपका राइट होने वाला है
वह बी है, बी विकल्प इज द राइट विकल्प। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, याद कर लीजिएगा, सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है षडवती हिंदी संख्या का बोधक है। अब देखिएगा, इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं, षडवती, क्या, षडवती। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो साथियों दो पद हैं, पहला जो है वह षड नहीं है, क्या है, सट है, और दूसरा क्या है, नवती है, क्या है, नवती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना है, तो टा का क्या हो जाएगा, टा अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, सड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, सड़ हो जाएगा। दूसरा साथियों इसमें रूल कौन लगेगा, री ला खा। अगर इसका मेल कभी ना से होता है, इसका मेल कभी भी ना से होता है, तो ये किसमें बदल जाएगा, ड़ा में बदल जाएगा। इस तरह से साथियों क्या हो जाएगा, षडवती हो जाएगा। जहां सठ का अर्थ 6, नवती का अर्थ 90 हो जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। शी विकल्प आपका राइट होगा, शी विकल्प आपका राइट होगा। अब देखिएगा 67, 67 को क्या लिखते हैं, 6 7 लिखते हैं, यानी इसको क्या हो जाएगा, 7 + 60 हो जाएगा, यानी सप्तषष्ठी, सप्तषष्ठी। 66 की बात करते हैं, ऐसे लिखते हैं, कहने का मतलब 6 + 60, यानी इसको क्या कहते हैं, सठ-षष्ठी, क्या कहते हैं, सठ-षष्ठी। ये तो हमने बता दिया। 60 36 की बात करें तो ऐसे लिखते हैं, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 30 + 6 लिख सकते हैं, या साथियों थोड़ा हम इसको ऐसे लिखते हैं, 6 + 30, तो इसको हम क्या कहेंगे, 60-63, क्या कहेंगे, 60-63 कहेंगे। इसीलिए राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, राइट विकल्प साथियों सी हो जाएगा। 96 को षडवती कहते हैं, क्या कहते हैं, षडवती कहते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है साथियों, ये क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। क्लास आपको कैसी लगती है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हम लेके नहीं आते हैं या जिस पर हम आपको क्वेश्चन नहीं कराते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। थैंक यू।